हेलो एवरीवन। आप सभी का अपनी वेदांत क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप जुड़े रहिए अपने वेदांत क्लासेस से, जहां आपको लगातार साइंस की क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर जो है कोशिका वाले चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस में। और कोशिका वाले चैप्टर में हमने ये देख लिया कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका कितने प्रकार की होती है। फिर कल हमने देखा कोशिका की संरचना यानी कोशिका के स्ट्रक्चर को देखा। और साथ ही साथ हमने देखा कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले उसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से। और उसी श्रेणी के अंदर हमने कल स्टार्ट किए थे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने जो है गोल्जी काय यानी गोल्गी बॉडी वाले कोशिकांग को बहुत अच्छे से पढ़ा कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसको यातायात नियंत्रक कहते हैं, इसको बेकर्स बॉडी कहते हैं। फिर उसके कार्य देखें कि गोल्जी काय का कार्य क्या क्या होता है, जैसे लाइसोसोम का निर्माण करना, पराऑक्सीसोम का निर्माण करना और साथ ही साथ शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। इसके अलावा भी कि भाई अगर ये पादप कोशिका में पाया जाता है तो पादप कोशिका में ये बिखरी अवस्था में होता है तो इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। और जंतु कोशिका में इसको गोल्जी काय कहते हैं। ये गोल्जी काय के बारे में हमने पढ़ा। उसके साथ ही हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्यों मतलब कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्यों उसको कोशिका का सुसाइडल बेग कहा जाता है, आत्मघाती थैलिया कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार के द्रव अपशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं क्योंकि क्या करते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम कोशिका के मृत अंगों को नष्ट करने का काम करते हैं। उस आधार पे लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। और उसके बाद में हमने देखा था एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में अंत्य प्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। तो अंत्य प्रदेवी जालिका के बारे में भी हमने देखा था और वहीं से आज हम जो है वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे के अंगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा अंत्य प्रदेवी जालिका के बारे में हमने देखा था कि ये किसी भी कोशिका में ये अंत्य प्रदेवी जालिका किस प्रकार की दिखाई देती है और कहाँ स्थित होती है। लाइक ये एक कोशिका है। कोशिका में अगर मैं बात करूं तो बीच में बिल्कुल होता है केंद्र। और इस केंद्रक के दोनों ओर ही स्थित क्या होती है, अंत्य प्रदेवी जालिका दोनों ओर स्थित होती है। और एक चीज और आप याद रखना, ये केंद्रक झिल्ली से भी जुड़ी होती है और कोशिका झिल्ली से भी जुड़ी होती है। दोनों ओर प्रेजेंट होती है केंद्रक के, तो केंद्रक झिल्ली से भी अपना संबंध रखती है और कोशिका झिल्ली से भी अपना संबंध रखती है। ठीक है। फिर बात की थी कि जो ये अंत्य प्रदेवी जालिका होती है एक तरीके से ये कोशिका के अंदर कोशिका के कंकाल का कार्य करती है। तो जहां ऐसा प्रश्न आ जाए कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो कोशिका का कंकाल तंत्र हम बताएंगे किसे कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंत्य प्रदेवी जालिका को कहा जाएगा। ठीक है। तो अंत्य प्रदेवी जालिका के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम हेडिंग लगा लेते हैं पहले कि भाई अंत्य प्रदेवी जालिका क्या है, क्या इसका काम है और किस किस प्रकार की ये होती है। तो केंद्रक के दोनों ओर स्थित है और कोशिका का कंकाल बनाती है। अब क्या दोनों ओर एक जैसी स्थित है? ये दोनों ओर एक जैसी नहीं होती है। दोनों ओर एक जैसी नहीं होने का कारण क्या है? अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत्य प्रदेवी जालिका की, तो अंत्य प्रदेवी जालिका या इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होती है ये होती है दो प्रकार की। अब दो प्रकार इसके कौन कौन से, पहले एक बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहते हैं चिकनी अंत्य प्रदेवी जालिका। और एक होती है उत्तरी अंत्य प्रदेवी जालिका, तो उसे कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जो है कि भाई अंत्य प्रदेवी जालिका केंद्रक के दोनों ओर पाई जाती है, तो दोनों ओर इसका रूप जो है वो समान नहीं है। एक साइड हम बात करें तो इसको स्मूथ कहा जाता है। स्मूथ क्यों कहा जाता है कि जो अंत्य प्रदेवी जालिका है इस पर अगर राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है यानी राइबोसोम कण नहीं है, तो ऐसी अंत्य प्रदेवी जालिका की सतह है वो चिकनी होती है। सतह चिकनी होने के कारण ही इस अंत्य प्रदेवी जालिका को क्या कहा जाता है, चिकनी अंत्य प्रदेवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी हम इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं SER। ठीक है। फिर दूसरी बात करें तो एक ऐसी अंत्य प्रदेवी जालिका जिसपे राइबोसोम्स के कण पाए जाएंगे और राइबोसोम के कण इसकी सतह पर तरीके से फैले होते हैं। तो राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण, राइबोसोम के कण उपस्थित होने के कारण ये जो
अंत्यप्रदेवी जालिका है, इसकी सतह जो है एक चिकनी सरफेस की जगह खुरदरी सरफेस बनाती है। क्या बनाती है भाई? खुरदरी बनाती है, ठीक है। तो इस कारण से इस वाली अंत्यप्रदेवी जालिका को क्या कहेंगे? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो इस तरीके की अंत्यप्रदेवी जालिका होती है वो कहलाती है खुरदरी अंत्यप्रदेवी। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अंत्यप्रदेवी जालिका कहाँ स्थित होती है। और कोशिका में इसको कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल इसलिए कहते हैं कि ये एक तरीके से कोशिका को आकार निश्चित, भाई ये फिक्स होती है, केंद्रक के दोनों ओर फिक्स है, तो इसके कारण से कोशिका का आकार भी क्या होता है? निश्चित। अंत्यप्रदेवी जालिका की खोज किसने की? अंत्यप्रदेवी जालिका की खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक, भाई पोर्टर नामक वैज्ञानिक। अब इनका कार्य क्या है? इनके कार्य की अगर हम बात करें तो देखो कि SCR होती है, चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका होती है, ये वसा वसा या स्टीरोइड्स का संश्लेषण करती है। वसा या स्टीरोइड्स का संश्लेषण करने का काम होता है। और जहां पर जिस अंत्यप्रदेवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, वो राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो है खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण। का मतलब ये हुआ कि जो अंत्यप्रदेवी जालिका है उसके मेन दो काम हो गए, एक वसा या स्टेरॉइड का संश्लेषण करना, दूसरा प्रोटीन का संश्लेषण। या हम यूं भी कह सकते हैं, कोशिका के जो और अंग है उन अंगों को अगर प्रोटीन वसा की आवश्यकता होगी, वो प्रोटीन और वसा उनको कौन अवेलेबल करवाएगा? वो कर प्रदेवी जालिका। से मैं बात करूं कि कोशिका झिल्ली की जब हमने बात की थी, कोशिका झिल्ली के 3 स्तर ना, और उसके तीनों स्तर में से 2 स्तर वसा के होते हैं और एक स्तर उसमें प्रोटीन की होती है। जब किसी कारण से कोशिका झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है या कहीं से टूट जाती है, तो वापस उसकी मरम्मत करनी है। अब उसकी मरम्मत अगर वापस करनी है तो उसकी मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होगी? वे प्रोटीन की आवश्यकता होगी, वसा की आवश्यकता होगी। और उसे ये प्रोटीन और वसा कोशिका में कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये प्रोटीन और वसा जो प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा? इस अंत्यप्रदेवी पास वसा और स्टेरॉइड का संश्लेषण है और प्रोटीन का संश्लेषण। तो बेसिकली आपको अंत्यप्रदेवी जालिका समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अंत्यप्रदेवी जालिका में कि भाई ये 2 प्रकार है, और भी क्या इसके कोई कार्य है क्या? तो इसके और क्या कार्य है वो देखो 2 प्रकार की अंत्यप्रदेवी जालिका होती है। चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, एक खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस अगर इस चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका की बात करें तो इस पे राइबोसोम का अभाव होता है, जबकि इसका कंपैरिजन जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करेंगे तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट हो। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही इसको खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका कहा जाता है। दूसरा, इसका कार्य क्या है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका की बात करें, इसका कार्य क्या है? वसा के अणुओं का संश्लेषण करना, इसमें स्टेरॉइड हार्मोन भी पाए जाते हैं, यानी कि स्टेरॉइड का संश्लेषण भी कौन करती है? चिकनी जालिका करती है। नेक्स्ट देखो, अगर बात करें खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका, तो खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि राइबोसोम जो है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। अब एक चीज हो, क्या राइबोसोम इस अंत्यप्रदेवी जालिका पे ही पाए जाते हैं? भाई कोशिका में अगर हम बात करें, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग राइबोसोम भी है। जब हमने ये पार्टीशन किया था कि कौन कौन से ऐसे अंग है जो एकल झिल्ली युक्त है, कौन से ऐसे अंग है जो दो कोशिकांग है, और कौन से ऐसे अंग है जो झिल्ली रहित कोशिकांग है, तो वहां झिल्ली रहित कोशिकांग की श्रेणी में हमने राइबोसोम को रखा था। यानी राइबोसोम भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग। क्या ये राइबोसोम इस अंत्यप्रदेवी जालिका के अलावा भी कहीं पाए जाते हैं? तो राइबोसोम अंत्यप्रदेवी जालिका के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाएंगे, केंद्रक में भी पाए जाएंगे, हरित लवक में भी पाए जाएंगे। जब राइबोसोम को पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम का कार्य कोशिका के अंदर क्या है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एक राइबोसोम जो है अंत्यप्रदेवी जालिका पे पाए जाते हैं, और उसी की वजह से वो अंत्यप्रदेवी जालिका क्या कहलाती है? खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्तिकाय या वैक्यूल। अब रिक्तिकाय या वैक्यूल, हम अभी तक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग ही पढ़ रहे हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 3 कोशिकांग कंप्लीट कर लिए हैं। हमने गोल्जी काय पढ़ लिया है, ठीक है, काय के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने लाइसोसोम के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, और उसके अलावा जो है हमने अंत्यप्रदेवी जालिका के बारे में पढ़ लिया है। अब अगर चौथे, अब जो है हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं रिक्तिकाय या वैक्यूल,
यानी 4th नंबर पे हम पढ़ रहे हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में रिक्तिकाएं या वैक्यूल। क्या होती है ये रिक्तिकाएं, ये वैक्यूल, और क्या काम करती है कोशिका। पहले अगर हम बात करें तो रिक्तिकाएं या वैक्यूल जो है ये भी छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं होती, लेकिन अगर इनके साइज पे हम जाएं तो पादप कोशिकाओं में इनका आकार अलग होता है और जंतु कोशिका में इनका आकार अलग होता है। तो पहला पॉइंट कि जो ये रिक्तिकाएं होती है पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। फिर इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य अलग अलग होता है। कुछ रिक्तिकाएं कुछ वैक्यूल्स होती हैं जो खाद्य पदार्थ को संचित करती है। कुछ रिक्तिकाएं कुछ वैक्यूल्स होती है जो वायु को स्टोर करके रखती है, जिससे ना आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की पत्तियां जो है पानी की सतह पर भी तैर, पौधे पानी की सतह पर तैर पाते हैं, में उत्प्लावन का गुण पाया जाता है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है रिक्तिका। ठीक है, तो अब देखो पहले जो मेन है कि भाई इस कोशिका के लिए आपको मेजर क्या चीज याद रखनी है, मेजर डिफरेंस क्या याद रखना है कि भाई पादप कोशिका में ये कैसी है, जंतु कोशिका में ये कैसी है, और उसकी इनकी उपस्थिति से पादप कोशिका में क्या प्रभाव पड़ा और जंतु कोशिका में क्या प्रभाव पड़ा, वहीं से प्रश्न बनते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। पहली चीज की रिक्तिकाएं जिनको वैक्यूल कहते हैं, की खोज किससे, वेन होक ने की। वेन होक ने। अब देखो यहाँ से जहाँ वैज्ञानिक के नाम आते हैं वहां से आप चीजों को रिलेटेड करते हुए पढ़े। रिलेटेड करते हुए पढ़ने का मतलब है कि भाई इसकी खोज किससे की, ल्यूवेन होक ने। ल्यूवेन होक ने किसी और चीज की भी खोज की है, और आप सभी को याद आ रहा होगा जब हमने कोशिका का परिचय वाला चैप्टर जहाँ हमने कोशिका का इंट्रो लिया था, वही मैंने आपको बताया था कि जीवित कोशिकाओं की खोज किससे, जीवित कोशिकाओं की खोज भी किससे, ल्यूवेनहोक ने। का पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज में इन्होंने कौन सी कोशिका खोजी थी, शुक्राणु कोशिका की खोज के अलावा आरबीसी, शुक्राणु, इन सब ये एंटोनी वॉन ल्यूवेन। और कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग वैक्यूल की खोज भी किसने है, ल्यूवेन होक। नाम किसे दिया, नाम इस अंग को रिक्तिकाएं कहेंगे, इनको वैक्यूल्स कहेंगे, ये नाम किसे दिया, ये दिया था डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक। अब रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है, भाई एकल झिल्ली कोशिकांग है यानी इसके ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाएगी। एकल झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट कैसे है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिक्तिका की झिल्ली नाम से जाना जाता है, तो रिक्तिका की झिल्ली जो है वो टोनोप्लास्ट के नाम से जानी जाती है। या कोशिका का ऐसा कौन सा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है की झिल्ली जो है टोनोप्लास्ट के नाम से जानी जाती है, तो वो है रिक्तिका। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को। रिक्तिका एकल झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाएगी भाई, टोनोप्लास्ट कहलाएगी। रिक्तिका में उपस्थित द्रव को कोशिका रस कहते हैं। रिक्तिका में उपस्थित द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई अगर कोई भी कोशिका है और उस कोशिका में ये रिक्तिकाएं पाई जाती है, इन रिक्तिकाओं के अंदर जो द्रव भरा होता है वो द्रव क्या कहलाता है, वो द्रव है कोशिका रस। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कोशिका रस किस अंग में पाया जाता है, कोशिका के किस अंग में पाया जाता है, तो कोशिका रस जो है कोशिका वाले अंग में पाया जाता है। तो रिक्तिका में उपस्थित द्रव क्या कहलाएगा, रिक्तिका में उपस्थित द्रव कहलाता है कोशिका रस। कोशिका रस में, अब इस कोशिका रस में ऐसा क्या होता है भाई, ये द्रव है, ये फ्लूइड है, तो इसके अंदर कुछ पदार्थ पाए जाएंगे। अब कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं वो हमें देख। कोशिका रस में जल, सजीव पदार्थ वे अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं, वे कठोरता प्रदान करते हैं। अब पहली चीज यहाँ पर जल पाया जाएगा और उत्सर्जित पदार्थ पाए जाएंगे और अन्य अनुपयोगी पदार्थ होंगे। कोशिका के ऐसे अनुपयोगी उत्पाद जो है किसमें किए जाते हैं, रिक्तिका में स्टोर। ठीक है, अब ये रिक्तिकाएं क्या काम करती है, ये काम करती है कोशिका की स्थिति बनाए रखने में, कोशिका को कठोरता प्रदान करने में। रिक्तिका कोशिका को स्फीत बनाए रखती है तथा जल व अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। भाई जल का संग्रह भी अगर आपसे पूछा, रिक्तिका के अंदर जल का संग्रह किस अंग के अंदर होता है, तो रिक्तिका यानी वैक्यूल के अंदर होता है। और इसके अलावा हम बात करें तो इन तो अनुपयोगी पदार्थों को अपने पास रखती है। एक कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोशिका को स्फीत बनाने का है भाई पादप कोशिका में रिक्तिका सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका में अगर हम बात करें का सबसे बड़ा कोशिकांग होती है, और मैं अभी आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे भी सिखाऊंगी। पादप कोशिका में ये रिक्तिकाएं बड़ी है, इसका प्रभाव कोशिका की सेप में क्या होगा। जंतु कोशिका में ये छोटी है तो इसका प्रभाव जंतु क्या होगा, पहले पढ़ लेते हैं हम। पादप कोशिका में रिक्तिका सबसे बड़ा कोशिकांग होती, कोशिका के केंद्रीय भाग में पाई जाती है।
अमीबा जो कि एक मतलब एक कोशिकीय जीव है ना, तो अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण है। अमीबा में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना, वो उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से वो हो रही है, किसके माध्यम से, रसदानी के माध्यम से। ये अमीबा एक कोशिका है और उसकी कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स पाई जाती है, वहाँ वैक्यूल्स कौन सी होती है, संकुचनशील वैक्यूल्स होती है, कंस्ट्रक्टिव वैक्यूल्स हम बोल सकते हैं ना। ये जो संकुचनशील रसदानी होती है, ये क्या कार्य करती है, क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, इनमें रिक्तिकाओं का उपयोग क्या है। तो संकुचित रसदानी इनमें पाई जाती है और इन उत्सर्जन या अमीबा कर सकता है। या अमीबा में उत्सर्जन प्रक्रिया किन के माध्यम से की जाती है, तो रिक्तिकाओं के माध्यम से। अब देखो कि जो एक बात बतानी थी आपको कि भाई जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम बात करें, मान सपोज कि ये एक पादप कोशिका है और इधर हम बात करते हैं जंतु कोशिका। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका सबसे बड़ा कोशिकांग होती है, ये जस्ट अभी अपन ने लाइन पढ़ी है। पादप कोशिकाओं में इसका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, रिक्तिका होती है। इसमें एक रिक्तिका इतनी बड़ी पाई जाती है और वो बिल्कुल कोशिका के बीच के भाग को भी कवर करती है। जहाँ कोशिका में बीच में केंद्रक होना चाहिए, वहाँ केंद्रक सेंटर में ना होकर केंद्रक का होता है थोड़ा परिधि। ये मैं बात कर रही हूँ प्लांट सेल, बात किसकी कर रही हूँ भाई, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका की बात कर रही हूँ। और इधर हम बात करें तो ये होती है एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका की बात की जाए ना। या एनिमल सेल या जंतु कोशिका की अगर हम बात करें, ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इनका प्रभाव केंद्रक की स्थिति पे नहीं होता है, तो केंद्रक इस पादप जंतु कोशिका में हम बात करें, जंतु कोशिका में केंद्रक जो है बिल्कुल बीच में होता है, मतलब बिल्कुल सेंटर में होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ स्थित होता है, तो पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है। या ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जहां पर केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है, तो वो होती है पादप कोशिकाएं। और परिधि की ओर स्थित होने का, केंद्रक का परिधि की ओर स्थित होने का कारण क्या है, कोशिका पादप कोशिका में पाई जाने वाली एक बड़ी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इस रिक्तिका की उपस्थिति के कारण प्लांट सेल पे क्या प्रभाव पड़ा, केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में ना होकर परिधि की ओर। और जबकि एनिमल सेल में भी ये पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये छोटे आकार की होती है, इनके आकार से केंद्रक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख लो केंद्रक, आप लिख लो, हाँ ये गाय है। समझ में आ गया आपको ये बात, चलिए। यहाँ पर जो है हमने रिक्तिकाओं के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रिक्तिकाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उत्पन्न होती है। अब रिक्तिकाएं खुद कहाँ से बनती, भाई कोशिका के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक यानी अंत्यप्रदेवी जालिका है, अंत्यप्रदेवी जालिका के द्वारा ही रिक्तिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्तिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। भाई जंतु कोशिका की अगर हम बात करें, तो जंतु कोशिका में मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से ही समझाया कि जंतु कोशिका में ये बिल्कुल छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है और कोशिका द्रव्य में ऐसी बीच में फैली रहती है, या यूँ कह दो कि केंद्रक के चारों ओर फैली रहती है। जबकि अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में तो बड़ी होती है, हालांकि होती कोशिका द्रव्य में ही है, लेकिन बड़े आकार की होती है, तो पूरे कोशिका द्रव्य में फैली भी नहीं, बस एक जगह। कार्य के आधार पे विभिन्न प्रकार की रिक्तिकाएं होती है। अब कार्य के आधार पे जो है ये रिक्तिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे बात की जाए तरल रसदानी, मतलब तरल पदार्थ का जो करेगी है ना, वायु रसदानी, संकुचनशील रसदानी, खाद्य रसदानी, ऐसे इनके कार्य के आधार पे जो ये रसदानियां होती है ये सभी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि बात करें तरल रसदानी जिसे सैप वैक्यूल कहेंगे। तरल रसदानी जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जिस जो तरल पदार्थ को अपने अंदर संचित करके रखती है, वो तरल रसदानी कहलाएगी, सैप वैक्यूल कहलाएगी। ये तरल पदार्थों जैसे कि जल उत्सर्जी पदार्थों या वर्णकों को या पोषक पदार्थों से भरी हो, मतलब अगर उत्सर्जी पदार्थ की भी हम बात करें, तो उत्सर्जी पदार्थ ऐसे वाले जो कि तरल रूप में, पोषक पदार्थों की भी हम बात करें तो पोषक पदार्थ भी ऐसे जो कि तरल रूप में हो। यानी कि ओवरऑल तरल पदार्थों को संकुचित करके रखने का काम किसका है, तरल रसदानी का है, जिसे हम सैप वैक्यूल भी।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आती है संकुचनशील राजधानी। अब संकुचनशील राजधानी, जस्ट अभी अपन ने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था कि भाई अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव के अंदर भी जो राजधानी पाई जाती है वो कैसी राजधानी होती है, संकुचित राजधानी होती है, जिसके माध्यम से अमीबा जो है उस प्रक्रिया को कर पाता है। ठीक है, संकुचनशील राजधानी क्या है, इसको कॉन्टेक्शियल वैक्यूल कहते हैं। ये परासरण, परासरण यानी ऑस्मेसिस, ऑस्मेसिस प्रक्रिया सबने ध्यान हो पता होगी। ऑस्मेसिस की प्रक्रिया होती है कि कोई भी द्रव पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। द्रव का एक गुण होता है कि वो सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, और वही विधि या वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। संकुचनशील राजधानी ऑस्मोसिस द्वारा जीवों के शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है। यहाँ से भी हो सकता है कि किस रसधानी के माध्यम से जल का संतुलन बना रहता है, आपको, या कोशिका के अंदर जल का संतुलन बना रहता है, तो आपको याद रखना है संकुचनशील रसदानी। नेक्स्ट देखिएगा, वायु रसदानी। वायु रसदानी यानी एयर वैक्यूल। ठीक है, वायु से भरी रिक्तिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका को उत्प्लावन प्रदान करती है। भाई आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जो आपने देखा होगा कि जल की सतह पर ही तैरते रहते हैं। जल की सतह पर उनके तैरते रहने का कारण क्या है कि कोशिकाओं में जो है, कि कोशिकाओं में ये वायु राजधानियां पाई जाती है, एयर वैक्यूल्स पाई जाती है, प्लावन का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खाद्य राजधानी। खाद्य राजधानी यानी कि फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स की बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में भोजन का पाचन एवं भोजन ग्रहण करने से संबंधित के लिए इन खाद्य राजधानियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी राजधानी है, किस चीज को अपने अंदर स्टोर करके रखेगी और कहाँ इनका कहाँ उपयोग है। जैसे कि एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें एक कोशिकीय जीवों में वायु राजधानी भी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और खाद्य राजधानी भी पाई जाती है, ये आपको ध्यान। यहाँ पर जो है कि अपन ने रिक्तिका के बारे में पढ़ा, रिक्तिका को ही राजधानियां कहा जाता है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना कि रिक्तिका क्या है, राजधानी क्या है। रिक्तिका या राजधानी एक ही चीज को वैक्यूल्स कहते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं सूक्ष्म काय यानी माइक्रोब्रूड। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में हम सबसे लास्ट वाला कोशिकांग पढ़ रहे हैं। भाई एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने 5 कोशिकांगों को रखा था। 5, इसके अलावा एक सूक्ष्म नलिकाएं भी होती है, उनको भी हम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में रख सकते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में हम गोल्जिकाएं पढ़ चुके हैं, अंत्यप्रदेवी जालिका पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, रिक्तिकाएं पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडी। ये सूक्ष्म काय या ये माइक्रोबॉडी क्या होते हैं? अगर बात करें कोशिका में, तो कोशिका के अंदर ये भी छोटी संरचनाएं होती हैं, और इनके अंदर जो पदार्थ भरा होते हैं उन पदार्थ के माध्यम से जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। ऐसे पदार्थ भी होते हैं ऑक्सीजन पाए जाएंगे, क्योंकि पदार्थ की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को मतलब तेज गति से कराने में काम करेंगे। तो सूक्ष्म काय का काम मेन रकम देखा जाए तो इनका ज़्यादा उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विधि में काम में काय या माइक्रोबोड कोशिका में क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। देखो, सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडीज के लिए आप पहले तो एक चीज लिख, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव में पहली का द्रव में पहली नुमा का द्रव में संरचना का पहला ऑप्शन, पहले कि भाई प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है, स्पिरोसोम, पैराक्सिसोम और ऑक्सीसोम। सबसे पहले हम देखते हैं स्पिरोसोम। माइक्रोबॉडी है, कुछ किससे की है, इसकी खोज है वार्नर नामक वैज्ञानिक। वार्नर नामक वैज्ञानिक ने पहली माइक्रोबॉडी स्पिरो, ये गोलाकार संरचनाएं हैं, ये अधिकांश पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है, वसा का संश्लेषण या संग्रहण करना, यानी लिपिड्स का स्टोर करती है, लिपिड का सिंथेसिस करती है, वसा का संश्लेषण करती है। ये इसका मेन कार्य है किसका, स्पिरोसोम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडी की बात करें तो एक होता है पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम का कार्य क्या है, भाई यहाँ पर लिख लेना, पर ऑक्सीसोम की खोज की थी डी डुबे ने या टॉलबर्ट ने। डी डुबे या टॉलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने की। पादपों की पत्तियों की कोशिकाओं वे प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये दोनों में पाया जाता है। पराऑक्सीसोम की हम बात करें तो इस प्रकार की माइक्रोबॉडीज जो होती है पादप कोशिकाओं में भी पाई जाएगी और जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती। इनमें कैटलेज तथा पराऑक्सीडेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि पराऑक्सीसोम वो माइक्रो बॉडीज होती है जो सूक्ष्मताएं होती है, उनमें किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इनमें पाए जाते हैं कैटलिस्ट तथा पराऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका मेन कार्य है हरे पादपों में पराऑक्सीसोम प्रकाशीय श्वसन हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि हरे पादपों में प्रकाशीय श्वसन हेतु निम्न में से कौन सी माइक्रोबॉडीज यानी सूक्ष्मकाय उपयोगी है? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? पराऑक्सीसोम। ये पराऑक्सीसोम के द्वारा ही हरे पादपों में प्रकाशीय श्वसन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम काय की बात करें तो नेक्स्ट काय है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज किसने की है भाई? ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की है वीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। और ग्लाइऑक्सीसोम की मैं बात करूं तो ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण। अब ये ग्लाइऑक्सीलेट चक्र किस संबंधित है? तो भाई जो भी क्रेब्स चक्र, ग्लाइऑक्सीलेट चक्र की हम बात करें, हमारे शरीर के अंदर भी जैसे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे क्रेब्स चक्र चलता है ना? हमारे शरीर के अंदर ही ग्लाइऑक्सीलेट चक्र चलता है, पादपों में भी सेम ऐसी चीजें होती हैं। ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं ना। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की थी, खोज मतलब वेवर्स नामक वैज्ञानिक ने की। ग्लाइऑक्सीसोम पादप उत्तकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? पादप उत्तकों में पाए जाते हैं। इनमें ग्लाइऑक्सीलेट चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लाइऑक्सीलेट चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। बीज उगने के समय ग्लाइऑक्सीलेट चक्र द्वारा बीज में संचित वसा कार्बोहाइड्रेट में बदलती। अब मेन काम इसका यही है। ग्लाइऑक्सीसोम का मेन काम क्या है? जब बीज उगने का समय आता है तो उस समय ग्लाइऑक्सीलेट चक्र द्वारा बीजों जो है वसा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। डाइऑक्सिलेट चक्र केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। डाइऑक्सिलेट पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अगर हमारी बात करें तो हमारे शरीर में है और क्रेब्स चक्र। तो आपको याद रखना है ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहाँ होता है? पादप कोशिका, यानी कि जो ग्लाइऑक्सीसोम है और कहाँ पाए जाएंगे? पादप कोशिका पाए जाएंगे। यहाँ पर जो है हमने एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग सभी को कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में एक अंग और होता है जिसे कहते हैं सूक्ष्म तलिकाएं या माइक्रोट्यूब। यानी किसी कोशिका की बात की जाए तो इस कोशिका के द्रव में, कोशिका में जो बीच में द्रव फैला हुआ है, इस द्रव के अंदर जो है छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं पाई जाएगी और ये छोटी नलिकाकार संरचना कहलाती है माइक्रोट्यूब। क्या कहलाती है भाई? माइक्रोट्यूब। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या कार्य है कोशिका के अंदर? पहले देखो कि अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में इसकी खोज अलग किस वैज्ञानिक ने की है और जंतु कोशिका में भी इसकी खोज किसी अलग वैज्ञानिक। यहाँ पर कि भाई ये जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये जो माइक्रोट्यूब है, पाई तो पादप कोशिका में भी जाती है और जंतु कोशिका में ही भी पाई जाती है। देखो कि यहाँ पे कोशिका द्रव्य में नलिकाएं पाई जाती है। जंतु कोशिका में इनकी खोज कोंजी नामक वैज्ञानिक ने की। भाई जंतु कोशिका में तो इसकी नामक वैज्ञानिक ने, और पादप कोशिकाओं में इनकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक। अब देखो पोर्टर का नाम आया है तो आपको फिर से एक चीज यहीं पे वापस रिलेटेड करते हुए याद कर लेनी है कि पोर्टर ने कोशिका के एक अंग की, पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की गई थी, यानी अंत्यप्रदेवी खोज की। तो आपको याद रखना है कि अंत्यप्रदेवी जालिका की पोर्टर ने की और सूक्ष्म कोशिकाओं की खोज पादप कोशिका में भी किसी। अब ये कैसी होती है संरचना? अगर हम बात करें तो ये गोलाकार होगी, नलिकाकार होगी, ए शाखित होती है। इसका व्यास 25 सेंटीमीटर तक होता है। वो उप इकाइयाँ होती है, छोड़ दीजिए आप, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़। नेक्स्ट देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। तर्कु तंतु का निर्माण करना। अब ये तर्कु तंतु क्या होते हैं भाई? जब सेल डिवीजन होता है, का विभाजन होता है, उस समय कोशिका में पाया जाने वाला जो तारक केंद्र सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है वो क्या करता है? तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। का के केंद्र और या गुणसूत्र है उनसे जुड़े हुए रहते हैं। इन तर्कु तंतुओं का निर्माण, तर्कु तंत्र जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का निर्माण कोशिका के अंदर कौन करता है? ये हम अच्छे से वजन जब पढ़ेंगे वहाँ मैं अच्छे से डिटेल से आपको बताऊंगी कि ये होते हैं कैसे काम। यहाँ बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि तर्कु तंतु का निर्माण करना। तर्कु तंतु का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि माइक्रोट्यूब के द्वारा किया जाता है। दूसरा काम क्या है? तारक केंद्र का निर्माण करना, यानी कि सेंट्रोसोम का निर्माण करना। तारक केंद्र सेंट्रोसोम, तर्कु तंतु सेंट्रोमियर, इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के एकल झिल्ली सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने एकल झिल्ली कोशिकांग को कंप्लीट कर लिया।
अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले क्या है, हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोहरी झिल्ली कोशिकांग, यानी कि ऐसी कोशिकांग, कोशिका के ऐसे अंग के बाहर की ओर जो है दो परत पाई जाती है, यानी जिसे हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। अब डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन की हम बात करें तो आप सभी को याद करना है, क्योंकि मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूँ। फटाफट से आप बताएंगे कि भाई दोहरी झिल्ली कोशिकांग के अंदर हमने किन किन अंगों को जो है रखा है। दोहरी झिल्ली कोशिकांग की हम बात करें तो इसके अंदर हमने जो है 3 कोशिकांग पढ़ने हैं। दोहरी झिल्ली कोशिकांग में 3 अंग कौन से हैं? अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो आपको माइंड में याद आ गया होगा। इसके अंतर्गत हमने रखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को रखा है हमने इसके अंतर्गत, यानी कि हमें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें हमने हरित लवक को रखा है, हरित लवक को रखा है तो इसका मतलब हमें हरित लवक के बारे में भी पढ़ना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंद्रक, केंद्रक को भी हमने जो है दोहरी झिल्ली कोशिकांग के अंतर्गत रखा है, यानी कि हमें इन कोशिका के अंग, ये 3 कोशिका के अंग कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, ये कैसे हैं? ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन है। यानी कि इनकी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया एज लाइक इस तरीके का दिखाई देता है ना, तो इसके अंदर दो, एक झिल्ली तो ये हो गई और एक होती है इसकी आंतरिक झिल्ली, तो अभी अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक इसके अंदर की ना, ये देखो कि यहाँ पर इसकी दो झिल्ली पाई जा रही है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, यानी एक बाहरी झिल्ली है और एक आंतरिक झिल्ली, दो लेयर पाई जाती है। अगर बात करूं मैं हरित लवक की, तो हरित लवक में भी सेम यही चीज है। हरित लवक की जब बात करेंगे तो हरित लवक में भी दो झिल्लियां पाई जाएगी, एक बाहरी और एक आंतरिक झिल्ली। ऐसे ही हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक भी प्रकार से एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली। इन दोनों, इन तीनों अंगों की अगर हम बात करें तो इनकी जो बाहरी मतलब इनकी दो परतें पाई जाती है, एक बाहरी और एक आंतरिक, और इन्हीं दो परतों के कारण इनको क्या कहा गया है? दोहरी झिल्ली। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दोहरी झिल्ली कोशिकांग में। हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसे काम करता है, उसको ध्यान से सुनिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, सभी को पता है, एक क्वेश्चन हम सब अच्छे से रट के आए हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह का, शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये हमें यहाँ पर समझ, तभी हमें माइटोकॉन्ड्रिया की इंपोर्टेंस समझ में आएगी कि कोशिका में वो कैसे काम कर रहा है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर तरीके की, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी परत। और इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर की जो होती है, तो अंदर की झिल्ली जो है उंगली नुमा उभार बनाते हुए होती है। मतलब उस झिल्ली को अगर हम बात करें, ये जो है ये इस तरह होती है और ये उंगली नुमा संरचना होती है, इस कारण से इनको कहते हैं किस, क्या कहते हैं, किस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस कहा जाता है। भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ये उंगली का उभार कैसे, कि जैसे अगर हम बात करें हमारे हाथ की, आप देखो कि हमारी दो उंगली इसी तरीके की है, इसमें ये बीच बीच में देखो आप ये स्पेस बन रहा है, इस कारण से इस, ये क्या कहते हैं, जो ये उभार होते हैं इनको कहते हैं किस्ट। क्या कहते हैं भाई? कहेंगे, ठीक। ये तो हो गई आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी झिल्ली, या इसको हम कह सकते हैं आउटर लेयर, तो हम क्या कहेंगे? आउटर लेयर। ये तो आपकी क्या हो गई भाई? आउटर लेयर। और इसकी बात करें तो ये क्या हो गई? ये इनर लेयर हो गई, इनर लेयर यानी आंतरिक झिल्ली हो गई, ठीक है। बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, यही ध्यान रखना है आपको कि आंतरिक झिल्ली है जो उंगली नुमा संरचना बनाती है, और इसकी इस उंगली नुमा संरचना को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे भाई? क्रिस्टी। हो गया। अब बताओ कि ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी के किसके मतलब संरचना का रूपांतरित है? तो हम कह सकते हैं क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का रूपांतरित है। समझ में आई ये बात? फिर हम बात करें तो इस आंतरिक झिल्ली के अंदर और क्या पाया जाता है? अगर इस आंतरिक झिल्ली के अंदर की बात करी जाए तो इस आंतरिक झिल्ली के अंदर जो है एक द्रव पाया जाएगा। वो द्रव क्या कहलाएगा? वो द्रव कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा भाई? मैट्रिक्स, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर जो ये द्रव पाया जाता है, ये द्रव गाढ़ा पीले रंग का होता है। गाढ़ा पीले रंग का होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स का। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है, किस अंग में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव भरा हुआ है, वो द्रव गाढ़े पीले रंग का द्रव होता है और वही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ये क्या हो गया भाई? मैट्रिक्स हो गया।
अब इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स में क्या-क्या उपस्थित होंगे? अगर इस मैट्रिक्स में बात की जाए तो इस मैट्रिक्स में कुछ इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्वयं के डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का एक गोलाकार डीएनए भी उसके पास में होता है। साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए भी होता है। आरएनए भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यानी ये 3 अंग की अगर हम बात करें तो ये 3 अंग का के खुद के, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अपने स्वयं के डीएनए, आरएनए इसके अंदर पाए जाते हैं और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसके स्वयं के डीएनए, आरएनए है, यानी इसके पास इसका खुद का आनुवंशिक पदार्थ है, इसका मतलब ये कोशिका का एक ऐसा अंग है वो अपनी वंशागति कर सकता है। भाई अपनी वंशागति कैसे कर सकता है? पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्या है, इसका स्वयं का डीएनए है, ये स्वयं का इसका क्या है, और ये जो छोटे-छोटे मैंने लिखे क्या है इसके, राइबोसोम, राइबोस। अब पहली चीज़ तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको याद रखना है कि स्वयं के डीएनए, आरएनए होने के कारण ये एक ऐसा अंग है जो का में मतलब अपनी डुप्लीकेट कॉपियाँ बना सकता है। डुप्लीकेट कॉपियाँ बनाने का मतलब ये अपनी वंशागति कर सकता है। तो अपनी वंशागति करने का कारण क्या? इसका रीज़न क्या है? इसके स्वयं के डीएनए, आरएनए। इस स्वयं के डीएनए, आरएनए का होने के कारण और अपनी वंशागति करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को जो है अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अर्ध स्वायत्त शासी अंग। अर्ध स्वायत्त शासी अंग का मतलब है ऑटोनोमस सेल ऑर्गन, है ना? अर्ध स्वायत्त अर्ध स्वायत्त शासी अंग, यानी कि मतलब ऑटोनोमस जो है ये ऑर्गन है ना, ठीक है। अब ये अर्ध स्वायत्त शासी अंग, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस कोशिका का कौन सा अंग अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहलाता है। भाई रीजन क्या है अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहने का? वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वयं के डीएनए, आरएनए होते हैं, इसका मतलब ये स्वयं की वंशागति कर सकते हैं। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहते हैं ना। अब अर्ध स्वायत्त शासी अंग क्या केवल कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही है? जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी एक और अंग है जिसको हम क्या कहेंगे? अर्ध स्वायत्त शासी अंग। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही है अर्ध स्वायत्त अंग, इसके अलावा भी एक और अंग है और वो अंग होता है हरित लवक। यानी हरित लवक में भी स्वयं के डीएनए, आरएनए होते हैं। हरित लवक भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही अपनी डुप्लीकेट कॉपियां बना सकता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त। अब ये क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहा जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति गृह है ना, पावर हाउस कहा जाता है इसको। अब पावर हाउस इसको कहने का कारण क्या है भाई? भाई अगर हम बात करें कि आंतरिक झिल्ली होती है और इस आंतरिक झिल्ली को हम पृष्ठी कहते हैं। पृष्ठी पर अगर हम बात करें तो कुछ कण पाए जाते हैं, और वो कण क्या होते हैं? वो कण कहलाते हैं F1 कण। क्या कहलाते हैं? F1 कण। ऐसे छोटे छोटे जो है इस पृष्ठी पर F1 कण पाए जाते हैं, और ये F1 कण जो है, ये जो पार्टिकल्स है, एफ पार्टिकल्स, इन एफ कणों के माध्यम से ही जो है, इनको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये जो एफ वन कण है इनको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इन एफ वन कणों की अगर मैं इधर स्ट्रक्चर बनाऊं इस एफ वन कण की, तो ये कुछ इस तरीके का होता है ना। इसका ये भाग हेड कहलाता है, इसका थोड़ी होती है। अगर हम बात करें कि ये जो एफ वन कण होते हैं, यहाँ पे इसके सिरे वाले से, इसके हिस्से ना, सिर वाले हिस्से से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा का अवशोषण। मतलब कि ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया मेन काम क्या करता है? ऊर्जा को बनाने का काम करता है। और किस तरीके से बनती है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। अब क्रेब्स चक्र क्या है वो बहुत बड़ी डिटेल की बात है, लेकिन हम यहाँ पर ये जरूर समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के कारण ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, एक ये लाइन पे, ये जो F1 कण है ये क्या है? F पार्टिकल्स है। ये जो F पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको ऑक्सीसोम कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि F1 कण या F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। ठीक है, तो F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली यानी क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम कहलाते हैं ये। इनका मेन कार्य क्या है? भाई श्वसन क्रिया जो है, श्वसन क्रिया में एटीपी का निर्माण करना। अब एटीपी क्या है? एटीपी अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम जो है कि भौतिक राशियों को मात्रक से हम वो करते हैं कि जैसे दूरी लंबाई में मापी जाती है ना, उसी तरीके से ऊर्जा को मापने का आप कह सकते हो कि ऊर्जा जो है एटीपी में मापी जाती है भाई, एटीपी में मापी जाती है।
अगर एटीपी की बात करूँ तो जिस एक एटीपी बराबर होता है 8.15 किलो कैलोरी। 8.15 किलो कैलोरी ये एटीपी में एक एटीपी का मान होता है। एटीपी एक तरीके से ऊर्जा को मापने में काम में आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और वही ऊर्जा जो है हम लोग हमारी दैनिक गतिविधियों में काम में लेते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर ये समझ में आ गया। आप देखो कि इतना जब डायग्राम से समझाया है, बेसिकली मतलब आप ये चीज भूलेंगे नहीं। क्या क्या मेन मेन चीज याद रखनी है वो मैंने आपको सब भाई। इसकी जो आंतरिक झिल्ली है वो उम्मा संरचना बनाती है, उसे कहते हैं। पृष्ठ पर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए व आरएनए होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस कारण से इसको अर्ध स्वायत्तशासी कहा जाता है। क्लियर है? अब इसकी जो है हम थ्योरी देखते हैं। हम ये दोहरी झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, ये तो पता ही है सभी को। देखो दोहरी झिल्ली कोशिकांग में यानी डबल मेम्ब्रेन की बात करें, डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में नाम क्या है? सूत्र कणिका। ये भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम किसने देखा? सर्वप्रथम इसे कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा। और कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम कहाँ देखा? कीटों की रेखित पेशियों में। ये जो रेखित पेशियां जो ऐच्छिक पेशियां होती है उसके अंदर का देखा है। कीटों की रेखित पेशियों में कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, खोज कर अब इसकी खोज इसको की है अल्टमान ने। भाई देखा तो सबसे पहले कॉलिकर ने था, लेकिन इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? अल्टमान नामक वैज्ञानिक को जाता है। अल्टमान ने जब माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा तो उस माइटोकॉन्ड्रिया नाम ना देकर उसको क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी पुटअप होते हैं कि बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था अल्टमान। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बायोप्लास्ट किस कोशिका का अन्य नाम है? कोशिका के किस अंग का अन्य नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा? फ्लेमिंग ने इसे फिलिया कहा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किससे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था सी बेंडाना। सी बेंडा का पूरा नाम है कोल बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है? सी बेंडा ने दिया। अब इसका उपनाम क्या है? इसके उपनाम की बात करें तो इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन एटीपी के रूप में करता है और क्रेब्स चक्र के माध्यम से करता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? कोशिका गृह या पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है जिसमें दोनों झिल्ली के मध्य पाए जाने वाला स्थान पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। अच्छा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात आई, देखो कि ये जो दो झिल्ली है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर लेयर और ये इसकी इनर लेयर। आउटर लेयर और इस इनर लेयर के बीच का जो ये स्पेस कहलाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ से भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भरा हुआ द्रव्य साइटोसोल। साइटोसोल यानी इन दोनों झिल्लियों के बीच स्पेस होता है वो तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाएगा, लेकिन इसमें जो द्रव भरा होता है वो क्या कहलाता है? साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल में एजाइटल को एंजाइम की क्रिया होती है। ठीक है, ये जो द्रव भरा होता है द्रव क्या कहलाएगा भाई? साइटोसोल कहलाएगा। और इसके अंदर जो है यहाँ पर एजाइटल को एंजाइम की क्रिया होती है। ये एजाइटल को एंजाइम की क्रिया क्रेब्स चक्र है, बट आपको इतना से बस यहाँ पे याद ही रख से जिंक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये एसिटाइल नहीं होगा, ये होगा एसिटाइल। एसिटाइल को एंजाइम की क्रिया होती है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि एसिटाइल को एंजाइम की क्रिया जो है कोशिका के किस अंग में होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंग में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी किस जगह होती है? साइटोसोल द्रव में होती है। और साइटोसोल द्रव कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली के बीच। क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन वे क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ता है। ग्लाइकोलाइस से क्योंकि ये जो जिंक अभिक्रिया है, ये जिंक अभिक्रिया क्या करेगी? ग्लाइकोलाइसिस वे क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस वे क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ने का काम करती है ये जिंक। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में श्वसन क्रिया क्रेब्स चक्र संपन्न होती है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य तो है क्रिया को करवाना। श्वसन क्रिया से संबंधित क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स के अंदर होता है। जिस पर अनंत स्वयंवृंतकरण यानी F1 पार्टिकल, यहाँ आप लिख लो F1 पार्टिकल पाए जाते हैं।
मैट्रिक्स में वृत्ताकार डीएनए तथा 70 एस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये चीज नोट कीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के राइबोसोम होते हैं, लेकिन वो राइबोसोम होते किस प्रकार के हैं? वो होते हैं 70 एस प्रकार, जो कि प्रोकैरियोटिक के लवण है, प्रोकैरियोटिक के घटक है। अब देखो, जब अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ी थी, कोशिका के इंट्रो वाली जो क्लास थी हमारी, वहां पे हमने देखा था एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, वो के वही लक्षण आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस प्रकार के लवण पाए जा रहे हैं। फिर बात करी कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वयं के डीएनए आरएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वयं के डीएनए आरएनए होते हैं। इसके ये तीनों गुण जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही माने जाते हैं। एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी कहा जाता है कि कोशिका के अंदर भी एक और कोशिका है, कोशिका के अंदर भी एक और कोशिका है। भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण लेके बैठा है, तो कोशिका के अंदर भी एक कोशिका का नाम दिया जाता है, किसको? माइटो। तो यहाँ पे देखो कि मैट्रिक्स में वृत्ताकार डीएनए तथा 70 राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण हैं। ये कोशिका में कोशिका कहते हैं। और जो ये एफ पार्टिकल होते हैं, ये सॉरी यहाँ पे जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, इसको हटाओ। ये जो F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल के लिए आप लिख सकते हो कि इन्हें ऑक्सीसोम, क्या कहते हैं भाई? इनको सोम कहा जाता है। कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए कि हमने जो है दोहरी झिल्ली कोशिकांग में जो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो कोशिका का अंग है, जिसपे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, वो मैंने आपको समझाया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी क्यों इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और क्रेब्स चक्र की क्रिया इसमें कहाँ होती है, वो सब मैं आपको डिटेल। और मैं आपको ये ऐसी आशा देती हूँ कि इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बस इसी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट अंक की तरफ। देखिएगा आप कि आंतरिक झिल्ली पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। भाई ये ऑक्सीसोम तो वही है F1 पार्टिकल, ठीक है, जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। एटीपी क्या है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आंतरिक सतह होती है वो एम फेस कहलाती है, तथा बाह्य सतह जो है वो सी फेस कहलाती है। आंतरिक सतह अंदर की ओर धसी होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पे ही F1 पार्टिकल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, तब तो इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जब कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, तब इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, और इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग अंग कहने का कारण डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। लेकिन ये लाइन समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जब कोशिका द्रव्य में होता है, तब इसमें बात करूं, अगर हम कहें कि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी और, मतलब कोई एक कोशिका जब किसी और के शरीर में प्रवेश करेगी ना, और कोशिका के द्रव में जाके मिलेगी, तब में माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन हो। माइटोकॉन्ड्रिया जब स्वयं की कोशिका के अंदर होता है, तब उसका विभाजन नहीं पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ उपस्थित होता है और कहाँ कहाँ अनुपस्थित है, वो हम देखते हैं। देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेन कार्य क्या क्या है? कोशिकीय श्वसन का कार्य है, प्रकाशीय श्वसन का कार्य है, और कोशिका द्रव्य की वंशागति है। ये इसके मेन मुख्य कार्य है। फिर बात करते हैं कि 5 लाख की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं? टेओस्टेओस अमीबा, अमीबा जो कि एक कोशिकीय पैरामीशियम है वाले अमीबा में जो है 5 लाख तक की माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्तशासी अंग है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जीवाणु कोशिका जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब जाके हमारी कोशिका में किसकी माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है, ये पढ़ चुके हैं। ये कोशिका का शक्ति कहलाता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण करने के कारण, क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी निर्मित करने के कारण एटीपी जैसे ऊर्जा का निर्माण होगा, और उसी कारण से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, तो फिर एब्सेंट कहाँ कहाँ होता है? अब सुनना, यहाँ पे ये एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है सबको। भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण इसके अंदर जरूर होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पाया तो बेसिकली यूकैरियोटिक कोशिका में जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की सकता है। और प्रोकैरियोटिक की कोशिका है स्वयं की डीएनए, आरएनए और राइबोसोम जैसे 70 इस प्रकार। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 80 इस प्रकार। अब 80 इस प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होने चाहिए? 80 प्रकार के, लेकिन वहाँ 80 इस प्रकार के नहीं होते। अब देखो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वे आरबीसी की चालनी नलिका में अनुपस्थित, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका में भी अनुपस्थित। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका में एब्सेंट होता है, फिर जीवाणु कोशिका में
ऊर्जा उत्पन्न करने का काम कौन करेगा? कोशिकीय श्वसन कौन करवाएगा? ना कि जीवाणु जो है, इस जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली पर कुछ छोटे-छोटे स्पेस पाए जाते हैं। जैसे मैं इसको इस तरीके से स्ट्रक्ट करूँगी। सपोज़ली कि ये कोई जीवाणु है और उसकी ये कोशिका झिल्ली है। ये जीवाणु, इसकी कोशिका झिल्ली ऐसी है और इसमें बीच-बीच में स्पेस पाए जाते हैं। बीच-बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, इस स्पेस पर ही एक प्रोटीन पाई जाती है जो कोशिकीय श्वसन का एक एंजाइम्स पाए जाते हैं, कोशिकीय श्वसन का काम करते हैं, वो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? यानी जीवाणु की कोशिका झिल्ली पर पाया जाने वाला ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ एंजाइम्स पाए जाएँगे। एंजाइम्स क्या होते हैं? यानी वो एंजाइम्स कहलाएँगे और यही जो है, ये कोशिकीय श्वसन कराने में सहायक होते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि जीवाणु के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? जीवाणु के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मीज़ो, ठीक है? इनको हम जो है इन मीज़ो को हम कह सकते हैं बैक्टीरियल बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस फॉर्म को कि जो कि एज़ लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम कर रहा है, तो कहेंगे बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अंग हम बात करेंगे। हमने जो है दोहरी झिल्ली कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट किया है और इसके बाद जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लवक क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं और उसी के साथ में हम पढ़ेंगे कि हरित लवक क्या है। सबके बारे में जो है हम बाकी की दोहरी झिल्ली अंग जो है हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बस इस तरीके से पढ़ते रहिए और रिविजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वेदांत क्लास का जो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये आपके फ्यूचर बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को इन साथ में मजबूत करती रहिए। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब थैंक यू।